अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। मैं हूँ साजिद अली। आज आपके साथ मुखातिब हूँ साइंस कैटेगरी के सब्जेक्ट बायोलॉजी के आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4, जो कि बहुत ही अहम चैप्टर है, सेल्स एंड टिश्यू। और ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस भी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वही है, सेचियन जॉनसन इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड रॉबर्ट हुक इम्प्रूव्ड इट। सबसे पहली बात के जैचरन जॉनसन 1595 में पहली माइक्रोस्कोप बनाई, जब इसकी एज 16 साल थी। आई थिंक 15 या 16 ईयर्स थी। इसने पहली माइक्रोस्कोप इन्वेंट की और उसको ज़्यादा जो इम्प्रूव किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, वो रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन जो टेलीस्कोप बना था 1610 में, वो गैलीलियो गैलीली ने बनाई थी। यानी कि ये इंफॉर्मेशन बहुत अहम है। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन है, टू पैरामीटर्स आर इम्पॉर्टेंट इन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में दो पैरामीटर अहम होते हैं, एक होता है मैग्निफिकेशन, दूसरा होता है रेजोल्यूशन। ये आपने पढ़ा होगा माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप का ही ये पहलू है। और एक होती है माइक्रोस्कोपी और दूसरी होती है मैग्निफिकेशन। और उसके बाद रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन होती है। रेजोल्यूशन जो होती है, इसको फिर चेंज किया गया था और उसके जो लेंस वगैरह थे उनको भी तब्दीली की गई थी। नंबर 3 क्वेश्चन है, एन अदर माइक्रोस्कोप इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस माइक्रोस्कोप हायर रेजोल्यूशन, इट कैन बी यूज्ड एक्सपांड सब सेलुलर स्ट्रक्चर। और जो एक तीसरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, यानी कि उसके अलावा जो काइंड से माइक्रोस्कोप का, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो बहुत ही मेजर माइक्रोस्कोप है, जिसमें हाईली जो था रेजोल्यूशन लगाया गया था। ये कह सकते हैं कि उससे हम सब सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स है वो देख सकते हैं। जैसे एटम है तो एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। नंबर 4 है, a cell is the basic structural and functional unit of organism explained by cell theory, important generalization of biology। सेल की जो थ्योरी बनी थी उसमें तीन चीज़ें आई थी। एक तो ये था कि सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और दूसरी ये थी बात कि सेल जो है एक फंडामेंटल यूनिट है जो रिक्वायर्ड है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए। 17th सेंचुरी में ये ग्रोथ यानी कि सेल्स की डिस्कशन की गई थी, और उसके बाद सेल थ्योरी बनी थी। 1665 से 1862 तक सेल थ्योरी में काम हुआ था। 5th नंबर है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर बेसिस ऑफ दियर सब सेलुलर स्ट्रक्चर, आई प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि सेल के दो टाइप पे हैं, एक है प्रोकार्योटिक और दूसरा है यूकार्योटिक। प्रो को मीन से फॉल्स कैरियोटिक काइनेसिस से लिया गया है, और न्यूक्लियस एंड यू ट्रू और कार्योटिक यानी न्यूक्लियस, एक में ट्रू न्यूक्लियस होता है, एक में फॉल्स न्यूक्लियस होता है। इस तरह से सेल के दो टाइप हो गए, एक प्रोकार्योटिक, एक यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक मीन्स फॉल्स न्यूक्लियस, यूकार्योटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस। उसके बाद 6 नंबर है, द प्रोकार्योटिक सेल हैज़ इम्प्रॉपर न्यूक्लियस विथआउट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, वाइल यूकार्योटिक सेल है प्रॉपर न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वही बात जो मैंने आपके साथ शेयर की, प्रोकार्योटिक वो होता है जिसमें इम्प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस क्लियर तरह से नहीं होता, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकार्योटिक सेल वो होता है जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस हो और सराउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, यानी कि न्यूक्लियस के सराउंडेड एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो मौजूद होती है यूकार्योटिक में। और 7 नंबर है, सेल वॉल इज़ अ टफ रिजिड नॉन लिविंग परमेएबल आउटर प्रोटेक्ट लेयर ऑफ सम सेल्स। जो सेल वाल है वो एक बाहर वाली सख्त और नॉन लिविंग तहफ़्फ़ुज़ देने वाली लेयर होती है। सेल वाल प्लांट्स की डिफरेंट होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, एनिमल्स की डिफरेंट होती है, और हर चीज़ की डिफरेंट होती है। उसके बाद 8 नंबर है,
Cell membrane is the outermost living differently permeable boundary of all cells. सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट लिविंग डिफरेंटली परमेबल बाउंड्री है ऑल सेल्स की। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है बाहर वाली बाउंड्री होती है सेल की, क्योंकि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा इसका नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये फिज़िकली सेल्स की स्ट्रक्चर को सेपरेट करती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इजाफी मालूमात भी देता जाऊँ। SJ 9th नंबर, SJ सिंगर एंड JL निकोलसन proposed fluid mosaic model to explain the structure of cell membrane। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए SJ सिंगर और JL निकोलसन ने 1972 में एक मॉडल तैयार किया, जिसके हिसाब से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि सेल वॉल क्या है। उसका एक तरीक़ेकार, एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जो पेश किया गया था, मॉडल पेश किया गया था। उसके बाद 10 नंबर है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन देन प्लेस थ्रू ऑस्मोसिस डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट डिफ्यूजन। मूवमेंट होती हो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन एक्टिव फैसिलिटेट डिफ्यूजन के थ्रू होती है। और ये एक केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, और इनको आपको पढ़ना चाहिए। और इनके कुछ प्रैक्टिकल लिखे गए हैं, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद 11 नंबर है द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल कार्ड सेल ऑर्गेनेल। जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर मौजूद हो उन्हें सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है, सिंगुलर है, इसका माइटोकॉन्ड्रियन हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और माइटोकॉन्ड्रिया को सिंथेसिस ऑफ ATP भी कहा जाता है, एनर्जी हाउस भी कहा जाता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी को हम जो है गोल्जी अपराटस भी कहते हैं, और ये गोल्जी ने ही डिस्कवर किया था। इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्जी, उसने डिस्कवर किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, सेंट्रियोल, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस मेजर पार्ट होता है। सेल्स आर वेरिएबल लाइक बैक्टीरियल सेल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज एंड एग सेल्स इज लार्जेस्ट साइज। सेल के जो साइज़ होती है वो डिफरेंट होती है। बैक्टीरियल सेल जो है स्मॉलेस्ट होता है, और एग का सेल जो है लार्जेस्ट होता है। बहुत अहम पॉइंट ये। उसके बाद है 13 वेस्ट प्रोडक्शन एंड डिमांड न्यूट्रिएंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल वॉल्यूम। उसके बाद चलते हैं हम 14 नंबर की तरफ। इसमें कुछ अहम पॉइंट थी, जैसे कि स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया का है जिसका नाम है माइजोप्लाज्मा, वो लार्जेस्ट एग का है, और इनकी कुछ साइज वगैरह बताई गई हैं, ये भी बहुत अहम है। इनको भी आपको ज़रूर एक नज़र देखना होगा। मैं कोशिश करूँगा एक सेपरेट क्लास आपके लिए सेल की बनाऊँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। उसके बाद 14 नंबर है टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स में बी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। टिश्यू सिमिलर सेल है जो स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसे कह सकते हैं, सेल्स ज्वाइन टुगेदर मेक अ टिश्यू। सेल्स एक साथ मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर आर्गान बनाते हैं, आर्गान मिलकर आर्गान सिस्टम बनाते हैं, और आर्गान सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज़म्स बन जाता है जो मुकम्मल वर्क करता है। टिश्यू के डिफरेंट टाइप भी हैं, जिस तरह से एपिथेलियल है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ये डिफरेंट टाइप्स भी हैं टिश्यू के। उसके बाद 15 है इन प्लांट देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। यानी कि 2 मेजर टाइप से, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और दूसरा परमानेंट टिश्यू है। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप से और फिर परमानेंट टिश्यू के टाइप से। यानी कि एक ये बहुत बड़ी डिटेल है जिसको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सेल एंड टिश्यू का एक दूसरा क्लास भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा, क्योंकि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर आएंगे तो उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी कि ये एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा।
उसके बाद 16 नंबर की तरफ चलते हैं। What is responsible for high resolution of the electron microscope? High magnification, short wavelength of the electron beam, use of heavy metal stain, very thin selection। जो रेस्पॉन्सिबल है हाई रेजोल्यूशन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए वो शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन बीम की, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये यानी कि MCQs आ गए, फिर आपके साथ शेयर हो गए। फिर माइक्रोस्कोप की तरफ चले गए हम, यानी कि दूसरे MCQs की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? हमने पहले ही पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंड रफ। रफ का कौन सा काम है? तो ए ऑप्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन, बी इंटरसेल्यूलर डाइजेशन, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो रफ जो है उसका काम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और जज़ब करता है। ठीक है, ये इसकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खूबी है। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर की तरफ। नेक्स्ट नंबर है 18। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज करेक्ट? पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। द लेस अनसेचुरेटेड द फैटी एसिड द मोर फ्लूइड नेचर, द मोर अनसेचुरेटेड द फैटी एसिड द मोर फ्लूइड नेचर, हायर द टेम्परेचर लेस फ्लूइड नेचर, द लोअर द टेम्परेचर मोर फ्लूइड नेचर। लोअर टेम्परेचर होगा मोर फ्लूइड नेचर होगा, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कम टेम्परेचर होगा ज़्यादा फ्लूइड नेचर होगा। उसके बाद 19 नंबर है विच प्रोसेस अलो मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ सेल? कौन सा प्रोसेस अलो करता है मूवमेंट को सेल में आउट करने में या इन करने में? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 1 ऑनली, 1 and 2 ऑनली, 2 and 3 ऑनली, 1 to 3। यानी पर यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दी गई है और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और फिर पूछ रहा है आपसे कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चे को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 ऑनली, यानी कि ऑस्मोसिस जो है वही प्रोसेस है जिससे सेल में मूवमेंट इन एंड आउट हो सकती है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद 20 नंबर है हमारे पास कि ऑल आर पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी एक्सेप्ट, सारे जो है सेल थ्योरी के टर्म से कौन सा टर्म नहीं है? न्यू सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल। एक सेल जो है दूसरे सेल से पैदा होता है। हमने पढ़ा है एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 7, 8 से 16 इस तरह से होते हैं। सेल डज नॉट कंटेन द हेरिडिटी मटीरियल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 or more सेल्स। बिल्कुल, जो सारे जानदार हैं वो एक या ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है बुनियादी यूनिट है लाइफ का, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखिए सेल डज नॉट कंटेन द हेरिडिटी मटीरियल, ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सेल्स में हेरिडिटी मटीरियल कंटेन होता है। उसके बाद 21 है सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ। सेकेंडरी वॉल किस चीज़ की बनी होती है? पैक्टिन एंड सेल्यूलोस, सेल्यूलोस एंड प्रोटीन, सेल्यूलोस एंड लिग्निन, लिग्निन एंड पैक्टिन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो लिग्निन एंड सेल्यूलोस की बनी हुई होती है। उसके बाद 21 नंबर पर आते हैं हम। 22 नंबर है हमारे पास। सिलेक्ट द ओड वन, जो दूसरों से डिफरेंट हो उसे सेपरेट कर दे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। यहाँ पर जो डिफरेंट है सबसे वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन से, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 23 पर आते हैं। उसके बाद 23 नंबर है टेस्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन किस तरह से बनाई जाती है प्रोटीन फैक्ट्रीज से, इसका जो करेक्ट पाथ है वो बताएं।
RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है राइबोसोम्स, और उसके बाद गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम्स। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन भी दिए गए हैं, लेकिन आप करेक्ट पाथ देखेंगे तो पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कवर्ड करता है राइबोसोम को, और जो चीज़ होती है वो कवर्ड करके गिविंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ अपीयरेंस। राइबोसोम्स जो है ये मौजूद होते हैं RE में यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और राइबोसोम्स फिर क्या करते हैं कि राइबोसोम्स जो बकाया प्रोसेस है वो गोल्गी बॉडी तक लेकर जाते हैं, और गोल्गी बॉडी पर एक फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं जिसे क्रिस्टनाई कहते हैं, और बकाया जो प्रोसेस होता है वो लाइसोसोम्स के थ्रू होता है। आप भी इस क्वेश्चन को कंफर्म कर सकते हैं ज़्यादा। उसके बाद 24 नंबर है हमारे पास सेल ऑर्गेनेल। Cell organelle found in animal cell and help intracellular digestion. Lysosome, ribosome, mitochondria, Golgi apparatus. सेल ऑर्गेनेल जो फाउंड होते हैं एनिमल सेल में वो हेल्प करते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं वो कौन से होते हैं? लाइसोसोम्स होता है, राइबोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है या गोल्गी apparatus होता है। तो ये राइबोसोम्स काम करता है। उसके बाद 25 नंबर है MCQs टाइप, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी मैं आपको करवा रहा हूँ। सिलेक्ट द मिसमैच। प्लास्टिड्स का क्या काम है? स्टोरेज ऑफ केमिकल्स, बिल्कुल। सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीजन, राइबोसोम्स सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड, माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस ऑफ एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया करता है, राइबोसोम सिंथेसिस स्टेरॉइड करता है, सेंट्रियोल हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। तो ये करेक्ट है। इनकरेक्ट है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 25 का। उसके बाद चलते हैं हम अब फिल इन द ब्लैंक्स में। उसके बाद 26 नंबर से फिल इन द ब्लैंक्स है। माइक्रोस्कोप्स आर इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन टू प्रोड्यूस विजुअल इमेज। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिज़ाइन किया गया है प्रोड्यूस करने के लिए विजुअल इमेज को। तो यहाँ पर ब्लैंक में आ जाएगा मैग्नीफाइड द विजुअल इमेज, करेक्ट हो जाएगा मैग्नीफाइड फिल इन द ब्लैंक्स में। और उसके बाद है 27 नंबर, resolution of a microscope is defined as the smallest distance। रेजोल्यूशन जो है माइक्रोस्कोप में वो एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बताया गया है बिटवीन डैश पॉइंट्स। कितनी पॉइंट में? 1.2 0.3 0.4 पॉइंट, तो 2 पॉइंट्स में जो है रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप डिफाइंड है द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बताया गया है। उसके बाद है 28 नंबर है मैग्निफिकेशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप फॉर्म्ड बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ द पावर ऑफ द आई पीस एंड द डैश लेंस। यहाँ पर बात हो रही है लाइट माइक्रोस्कोप की। यहाँ पर ब्लैंक में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है लाइट माइक्रोस्कोप में मिक्सचर करते हैं पावर ऑफ द आई पीस को। उसके बाद 29 नंबर है इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मच शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट एंड द अलो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस डैश इमेज। इलेक्ट्रॉन में जो है मच शॉर्टर वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की, इसलिए वो अलो करता है माइक्रोस्कोप को हायर रेजोल्यूशन इमेज की, यानी कि हायर रेजोल्यूशन इमेज की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको अलो करता है स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप में। इन प्लांट द सेल वॉल इज मेनली ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। प्लांट में जो सेल वॉल है वो होती है स्ट्रॉन्ग फाइबर की। वो स्ट्रॉन्ग फाइबर किस चीज़ के होते हैं? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। आप खुद भी इसको कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सेल्यूलोज ही होगी। इन प्लांट द वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, इट कंसिस्ट ऑफ द लेयर that help to support in the plant. The layer is include mid lamella, the primary cell wall and the secondary cell wall। तो जाहिर सी बात है सेलुलोज ही होगा। और 31 है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ डैश लेयर्स। सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंपोज्ड कितने लेयर पर होती है? सेल मेम्ब्रेन जो है कंपोज्ड होती है
टू लेयर पर। द सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है सेल की, और सेल मेम्ब्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और फिजिकली ये सेपरेट करती है इंट्रासेलुलर स्पेस और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को। और इसके जो होते हैं टू लेयर्स होते हैं, और डबल लेयर कहते हैं जिसको, स्पेसिफिक स्पेशल लिपिड्स और फिस्फोलिपिड्स। उसके बाद 32 है, डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस which does not require energy input. Diffusion is a passive process है। Diffusion is a passive process which means it does not require any energy input. डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है जिसको कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है इनपुट के लिए। इट कैन अकर अक्रॉस अ लिविंग और नॉन लिविंग मेम्ब्रेन एंड अकर अ लिक्विड एंड गैस मीडियम। तो ये भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। और उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, प्लांट सेल लॉसेस वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक्स इन द प्रोसेस कॉल्ड। प्लांट सेल जो है लॉसेस करता है वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक्स इन प्रोसेस में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मोसिस कहते हैं उसको। ये कंडीशन है जिसमें से लॉस करता है वाटर साइटोप्लाज्म को, श्रिंक्स एंड श्रिंकेज करता है साइटोप्लाज्म को, उसको प्लाज्मोसिस कहते हैं। और एब्जॉर्ब करे वाटर को तो, और लीव्स को, तो वो एक अलग कंडीशन है। तो उसके बाद 34 है, स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस थ्रू कैरियर प्रोटीन इज कॉल्ड। स्पेशल टाइप है मूवमेंट का स्पेसिफिक सब्सटेंस का थ्रू कैरियर प्रोटीन के, उसे क्या कहते हैं। ये करेक्ट हो जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये स्पेशल टाइप है मूवमेंट का, जहाँ पर स्पेसिफिक सब्सटेंस जो है कैरियर प्रोटीन की तरफ जाता है, कैरियर प्रोटीन की तरफ। तो ये थे। और 35 नंबर है, द माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन अ वेरी पार्टिकुलर पैटर्न फ्रॉम सेंट्रोल्स और इन नंबर। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज किए गए हैं एक पैटर्न में सेंट्रोल में, उसका नंबर्स क्या होता है, कितने नंबर में होते हैं ये सेंट्रोल्स, ये आपको क्लियर करना होगा। सेंट्रोल्स जो होते हैं वो नंबर में ट्रिपलेट्स फॉर्म में होते हैं, और नंबर में ये 27 होते हैं। तो ये चीज़ें आपको रिमेंबर करनी होगी। ये था आज हमारा क्लास। ज़्यादा क्लासेस देखने के लिए साजिश वर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाबी अता करे। थैंक यू वेरी मच।